हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने कन्वर्जन देख लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैटेंट हीट। एक्चुअली नेम से ही पता चलता है ना, लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, यानी कि हीट कभी कभार छुप जाता है। अच्छा, ये क्या बात हुई, हीट थोड़ी कोई छुपने वाली चीज़ है। हाँ, ऐसा होता है। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लैटेंट हीट का मतलब हो गया कुछ ऐसी भी हीट है जो छिप जाती हैं। अच्छा, हीट को मेजर कैसे करते हैं? थर्मोमीटर से ना। जब कभी हम किसी चीज़ को हीट करें और मेरा थर्मोमीटर सेम रीडिंग दे, यानी कि कहे कि टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब हीट कहाँ गया? छिप रहा है। दैट इज लैटेंट हीट। समझते हैं ये क्या होता है? देखिए, नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस देन इट्स टेम्परेचर राइजेस। जनरली क्या होता है, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। दिस हाउएवर इज नॉट सो व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो, इस बात की कोई जरूरत या गारंटी नहीं है। कब ऐसा नहीं होता है? जब चेंज इन स्टेट हो रहा हो, यानी कि जब कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड हो रही हो, उस पूरे टाइम के दौरान अगर आप थर्मोमीटर से मेजर करेंगे तो टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। क्या? टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती है वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे कुछ अरेंज होंगे ना। अब जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा? इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। एक टाइम के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इनको छोड़ के वो ऊपर निकल जाएगा या फिर स्पेस बढ़ जाएगी, जिससे कि वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। ये तो लास्ट क्लास हमने सीख भी लिया था। अभी क्या होगा ना, जब हम इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर तक तो ये बढ़ेगा, लेकिन जब एक टेम्परेचर के बाद ये कन्वर्जन स्टार्ट होगा, यानी सॉलिड से क्या बनने लगेगा? लिक्विड बनने लगेगा। उस टाइम पे ये टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। ये जो हीट है इसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हीट अपना एक्चुअल काम कर ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? अभी इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। उस फोर्स को तोड़ने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो फोर्स नहीं टूटेगा इनके बीच की गैप बढ़ने वाली नहीं है, और जब तक गैप नहीं बढ़ेगी तब तक तो ये सॉलिड से लिक्विड बन भी नहीं सकता। यानी कि इसको सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ने वाला काम कौन करता है? ये हीट करती है। क्योंकि वो तोड़ने वाला काम कर रही है, इसलिए इसका कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। बात समझ में आ रही है? अब लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली किसी भी पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सके, जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी टेम्परेचर चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि टेम्परेचर आपको दिखेगा तो सेम है। जबकि बार बार लगातार आप हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो सेम हो ही नहीं सकता था, फिर भी सेम है। इसका मतलब वो हीट छिप गई है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। आइए पढ़ते हैं क्या है। Okay, so because when heat is given to change the physical state of a, so थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, रुक जाइए। अभी ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा ही, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसे विजुअल होगा। स्टेट ऑफ a substance from solid to liquid or liquid to gas, there is no rise in temperature of the substance। हाँ, क्योंकि जब हम हीट देते हैं ना, कब? फिजिकल स्टेट के चेंजिंग के दौरान, यानी जब सॉलिड मेल्ट हो रहा हो या लिक्विड इवापोरेट या वेपराइज हो रहा हो, उस टाइम पे
कोई भी टेम्परेचर में चेंज नोटिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हीट जो यूज हो रही है वो कहाँ जा रही है, उनके बीच का, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। तो आपको लिखना क्या है कॉपी में, वो याद रखिए, यहां से लिखना है। लैटेंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यहां तक आप लिखेंगे। किसी भी स्टेट को चेंज होने के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, कौन सी? हीट एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, लैटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। लैटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी उसका थर्मोमीटर पे स्केल बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल काम अपना कर ही नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? हाँ, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे दिया गया, वाइल लैटेंट हीट डज नॉट कॉज इन राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहां पर दिया है, एवरी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड हैज सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उनके पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। विच होल्ड देम टुगेदर, जो कि उनको एक साथ बांध के रखे रहते हैं। बांध के मतलब पास पास रखे रहते हैं। नाउ इफ अ सब्सटेंस हैज टू चेंज इट्स स्टेट, अब मान लीजिए कोई सॉलिड उसको लिक्विड बनना है या कोई लिक्विड उसको गैस बनना है, देन इट इज नेसेसरी टू ओवरकम और ब्रेक दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको तोड़ दें ताकि उनके बीच की स्पेस बढ़ जाए। अगर सॉलिड की स्पेस बढ़ाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की स्पेस बढ़ा देंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप यहां तक इसको भी नोट कर लेंगे। The latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance during the change of state। जो भी latent heat है, जो एनर्जी हम देते हैं, वो फिजिकल स्टेट को कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस के कन्वर्ट होने के लिए, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वहां यूज होती है। देखिए, तो latent heat दो टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट आप यहां पे देख लीजिए, latent heat is of two types। First one is latent heat of fusion and the second one is latent heat of vaporization। अब fusion का मतलब था melting। It means the heat energy which is required to change the state of solid into liquid, that is known as latent heat of latent heat of fusion, या उसको melting भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो solid को liquid बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, अगर हमें latent heat, वो एनर्जी जो लिक्विड से गैस बनाने के लिए चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, that will be said as the latent heat of vaporization। चलिए क्या होते हैं आगे हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया भी, आप डेफिनेशन यहीं से नोट कर लीजिएगा। The heat required to convert a solid into liquid state is called latent heat of fusion and the heat required to convert a liquid into vapor state is called latent heat of vaporization। इतना आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। कर सकते हैं? चलिए अगर कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हमें दिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से बना लीजिएगा और उसमें आप यहाँ से नोट करेंगे क्या है। द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द रिक्वायर्ड to change the state of ice from solid to liquid, that is known as water। ये बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है। देखिए, आपको मालूम है जो आइस होती है ना, हाँ, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वाटर बनता है तब भी उसकी टेम्परेचर क्या रहती है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जब मेल्टिंग होती है ना तो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। ऐसा क्यों? जब वो आइस था तो भी 0 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर बना तो भी 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट एनर्जी उसको मिल रही थी वो तो लैटेंट हीट में यूज हो गया। ठीक है, यानी कि जो आइस
का लिक्विड में बदलना, यानी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कौन थी? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। बात समझ में आ गया? देखिए कुछ चीज डिटेल्स और दिए हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन द जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड एट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। फिर आप यहां से यहां तक नोट करेंगे। देखिए कोई भी 1 किलो सॉलिड को उसी टेम्परेचर पर लिक्विड बनाने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। नॉर्मली आइस के लिए हमें कितना चाहिए? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम आइस को वाटर बनाने के लिए हमें लगभग कितना चाहिए? 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं नियर अबाउट 335 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। ओके, ये हो गया। अब हमारे काम के इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, अब जो है वो यहाँ पे है। देखिए latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10⁵ joule per kilogram. By saying that the latent heat of fusion ice is this much, we mean that this much energy is required to change 1 kilogram of ice into liquid, 1 kilogram of ice and its melting point of 0 degree Celsius into water at the same temperature. यानी कि जो हम कह रहे हैं ना 3.34 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम, इतनी एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि हमें 1 किलो आइस को अगर पूरा का पूरा वाटर में बनाना है तो हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। आगे देखिए बहुत काम की चीज लिखी हुई है, आपको नोट यहां से करना है। यहां से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. This is due to the fact that for melting each kilogram of ice takes its latent heat of this much from the substance and hence cools the substance more effectively. ये यहाँ से यहाँ तक आप मेंशन करेंगे। देखिए हम जनरली अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी ले लें और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी, तो कूलिंग करने वाला काम सबसे ज़्यादा कौन करेगा? आइस करेगा, करेगा ना? अच्छा क्यों करता है उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है। वो तो प्रैक्टिकली हमें मालूम है कि आइस करता है, लेकिन क्यों करता है अभी डिस्कस करेंगे हम। देखिए जब आइस को आप हैंड में लेंगे तो आइस क्या बनना चाहेगा? सॉलिड से लिक्विड, ठीक है? तो उसको सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? कितना चाहिए? 334 किलो जूल एनर्जी चाहिए। जब आप दोनों का हैंड पे रखेंगे तो क्या करेगा? आइस तुरंत आपके बॉडी से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, आइस तुरंत आपके बॉडी से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। कितना एनर्जी लेगा? 334 किलो जूल। अच्छा वाटर को भी एनर्जी चाहिए क्या वाटर बनने के लिए? नहीं, वो तो पहले से ही वाटर है, तो ये आपके बॉडी से एक भी एनर्जी नहीं लेगी। तो आप बताइए जो आपकी एनर्जी लेगा वो ठंडा फील होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ में आ गई? क्यों हमें ठंडा फील होता है? आइस, क्योंकि आइस को लिक्विड बनने के लिए 334 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और जैसे आप उसको अपने बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे वो तुरंत आपकी बॉडी से एनर्जी ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा, और वो जितनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा आपको उतना ज़्यादा ठंडा फील होगा। अगर हम ऐसे बात करें तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे थे तो दोनों की कूलिंग इफेक्ट एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ लैटेंट हीट की जरूरत है। किसको? आइस को, जबकि वाटर को लैटेंट हीट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है? हाँ फिलहाल कुछ और नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप नोट कर ही लेंगे, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत सिंपल सा है, किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए
जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही सेम है, वहाँ सॉलिड से लिक्विड होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी दैट वाज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर लिक्विड से गैस होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें जो नोट करना है वो आगे है, अभी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया जो कि हमें जनरली मालूम है। जब हम वाटर को हीट करते हैं ना, जब तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि उससे पहले तक वो स्टीम नहीं बनेगा। जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो स्टीम बनने लगता है, और जब वो स्टीम बनने लगेगा और आप लगातार थर्मोमीटर डाल के चेक कर रहे हैं और हीट भी कर रहे हैं, तो भी आपका टेम्परेचर हर बार कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। यानी कि जो स्टीम बन रही है उसकी भी टेम्परेचर कितनी मिलेगी आपको, 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कर रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है ताकि उनके बीच स्पेस बढ़े और वो कैसे बन जाए, गैस की तरह बन जाए। बात समझ में आ गई? इसलिए आगे दिया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, अब जो नोट करना वो यहाँ पे है। द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड टू अ वेपर और अ गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये वैल्यू कितनी आती है, यहाँ दिया हुआ है। सो द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। यानी कि अगर हम इसको बोले तो ये हो जाएगा 22.5, इट मीन्स 2250 किलो जूल। अगर किलो जूल में हम बोले तो ये एनर्जी कितनी चाहिए हमें, 2250 किलो जूल एनर्जी चाहिए 1 किलो लिक्विड को टोटल स्टीम बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? आगे दिया था हीट एनर्जी सप्लाई टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। हाँ, वो एनर्जी जो हम बता रहे बार बार लैटेंट वेपराइजेशन, वो कहाँ यूज हो रही है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड सो दैट देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस कैन इंक्रीज एंड दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, आगे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसको भी लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है, वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूसली। जब हम हीट को लगातार देते रहते हैं तो भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों? अभी तो हमने समझ ही लिया, बस आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया वही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया अभी तक क्या क्या लिखना है? हाँ, थोड़ी सी और चीज़ एक, इफ यू पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, द स्पिरिट इवापोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड्स फील वेरी कोल्ड। ठीक है, जब हम स्पिरिट को हैंड पे रखते हैं तो ठीक है, हमको बहुत ही तेज ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पिरिट होती है ना, वो हमारे बॉडी से एनर्जी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है। वो जितना ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे हमें उतना ज़्यादा ठंडा फील होगा। ओके, अब जो दिया काम की चीज़ वो ये है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट इज गिवन आउट। बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए, जब लिक्विड को गैस बनना है तो वो लैटेंट हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर किसी गैस को लिक्विड बनना है तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हमें स्कूल से घर जाना होता है, ठीक है, तो हम स्कूल में बस पे बैठते हैं और घर उतरते हैं। जब हमें घर से स्कूल जाना होता है तो हम घर पे बस में बैठते हैं और स्कूल आते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी एंट्री कहाँ होती है, घर पे, एग्जिट कहाँ होती है, स्कूल में। जब स्कूल से घर जाते हैं तो एंट्री कहाँ होती है, स्कूल में, और एग्जिट कहाँ होती है, घर पे। उसी तरह से जब लिक्विड को गैस बनना होगा तो वो आपसे एनर्जी लेगा, और जब गैस को लिक्विड बनना होगा तो वो उतनी ही एनर्जी आपको रिलीज करके देगा। बात क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अभी एक छोटी सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमें वो समझना है यहां से। व्हेन नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो हो गया। यहां से द बर्न्स कॉज्ड बाई स्टीम आर मच मोर सीवर देन कॉज्ड बाई बॉइलिंग वाटर थ्रू द बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ये यहां तक आप नोट कर लेंगे। क्या होता अभी हम एक्सप्लेन करते। देखिए, अगर हमें स्टीम और बॉइलिंग वाटर दोनों से ही जलाने की कोशिश किया जाए तो आपको पता है खतरनाक कौन सा होगा? कौन सा? बॉइलिंग वाटर? नहीं, वो तो हमें देख के ऐसा लगता है, ऐसा जनरली होगा नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? स्टीम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, बॉइलिंग वाटर के अंदर कोई भी टेम्परेचर छिपा हुआ नहीं है, यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 100 ही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो है ही, उसके साथ साथ उसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी छिपा हुआ है। हाँ, वो कब आया था? जब वो फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे थे, तो वो भी उसी के साथ जाकर छिपा हुआ है। अब बताइए किसके पास ज़्यादा ताकत है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? स्टीम के पास ज़्यादा ताकत है ना। किस वजह से ताकत ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब बताइए, जब दोनों को ही किसी पर अटैक कराया जाए तो किस में ज़्यादा नुकसान होगा? हाँ, स्टीम वाले में ज़्यादा नुकसान होगा। बात क्लियर है? चलिए, क्या लिखा आप देखते हैं। द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। यानी जो नुकसान होते हैं स्टीम से, वो बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों? जबकि दोनों के टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट। स्टीम के पास ज़्यादा हीट है। कैसे? एक तो 100 डिग्री सेल्सियस दोनों के बराबर बराबर थे, उसके पास एक्स्ट्रा क्या था? लैटेंट हीट था, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। तो इतना सारा आप कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।